पुनर्जागरण के बाद यूरोप के इतिहास का ये दूसरा सबसे बड़ा धमाका था, धर्म सुधार आंदोलन, रेफॉर्मेशन। इसे एक लाइन में ऐसे समझो, जब किसी धर्म पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाए और उसमें भ्रष्टाचार आ जाए तो उसे साफ करने के लिए जो क्रांति होती है उसे धर्म सुधार कहते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में यह आवाज सबसे शक्तिशाली कैथोलिक चर्च और उसके मुखिया पोप के खिलाफ उठी थी। आइए आपके बीए के एग्जाम के नजरिया से इसे बिल्कुल आसान और पॉइंट टू पॉइंट तरीके से समझते हैं। 1. आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? उदय के कारण यह आंदोलन रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे चर्च की सदियों पुरानी कमियां थी। चर्च और पादरियों का भ्रष्टाचार। उस समय के पोप और बड़े पादरी राजाओं से भी ज्यादा शानो शौकत की जिंदगी जी रहे थे। धर्म के नाम पर जनता से भारी टैक्स टाइट वसूला जाता था और उसका इस्तेमाल महलों को सजाने में होता था। क्षमा पत्रों इंडल्जेंसेस की बिक्री ये सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण था। चर्च ने एक अजीबोगरीब स्कीम निकाली कि जो व्यक्ति पैसे देकर ये क्षमा पत्र खरीद लेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वो सीधे स्वर्ग जाएगा। ये धर्म के नाम पर सीधा धोखा था। पुनर्जागरण का प्रभाव, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पुनर्जागरण ने लोगों को तर्क रीजन करना सिखा दिया था। अब लोग सवाल पूछने लगे थे कि चर्च ऐसा क्यों कह रहा है। भाषा का एकाधिकार। बाइबल केवल लैटिन भाषा में थी जिसे आम जनता नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए पादरी जो भी कह देते जनता को आंख मूंदकर मानना पड़ता था। क्रांति की चिंगारी। 31 अक्टूबर 1517 को जर्मनी के एक युवा पादरी और प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 आपत्तियां 95 थीसिस चिपका दी। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि मोक्ष स्वर्ग पैसे से नहीं बल्कि ईश्वर पर सच्ची आस्था से मिलता है। यहीं से यह आंदोलन एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। 2. आंदोलन के मुख्य सिद्धांत। लूथर के विचार। मार्टिन लूथर और अन्य सुधारकों ने कुछ बहुत ही सीधी और स्पष्ट बातें कही। बाइबल ही सर्वोच्च है। धर्म में पोप का आदेश नहीं बल्कि बाइबल में लिखी बात ही सबसे ऊपर है। ईश्वर और इंसान के बीच बिचौलिए की जरूरत नहीं। प्रार्थना करने या ईश्वर को पाने के लिए किसी पादरी या पोप की जरूरत नहीं है। इंसान सीधा ईश्वर से जुड़ सकता है। कर्मकांडों का विरोध। उन्होंने मूर्तियों की पूजा, तीर्थयात्राओं और झूठे दिखावों का सख्त विरोध किया। 3. आंदोलन के दूरगामी परिणाम इम्पैक्ट। इस आंदोलन ने यूरोप का नक्शा और सोच हमेशा के लिए बदल दी। ईसाई धर्म का बंटवारा। ईसाई धर्म 2 बड़े हिस्सों में बंट गया। जो लोग पोप और पुरानी व्यवस्था को मानते रहे वे कैथलिक कहलाए, और जिन लोगों ने चर्च का विरोध प्रोटेस्ट किया और नई व्यवस्था अपनाई वे प्रोटेस्टेंट कहलाए। राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना। बहुत से देशों जैसे इंग्लैंड के राजाओं ने मौके का फायदा उठाया और खुद को पोप के नियंत्रण से आजाद कर लिया। उन्होंने चर्च की सारी संपत्ति जब्त कर ली। बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद इसे अंग्रेजी और फ्रेंच में भी छापा गया, जिससे आम आदमी पहली बार खुद अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ सका। कैथोलिक धर्म में प्रति सुधार काउंटर रेफॉर्मेशन। जब कैथोलिक चर्च को लगा कि लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी बुराइयां दूर करने और अपना सुधार करने का प्रयास किया। परीक्षा के लिए निष्कर्ष। अंत में आप लिख सकते हैं कि यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी बल्कि यह मानव मन को अंधविश्वासों से आजाद कराने और सोचने की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ थॉट दिलाने की एक महान क्रांति थी। इसी आंदोलन ने आगे चलकर यूरोप में आधुनिक शिक्षा और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। औद्योगिक क्रांति माल बनाने प्रोडक्शन के तरीकों में बदलाव था, जबकि व्यापारिक क्रांति माल बेचने और व्यापार करने ट्रेड और फाइनेंस के तरीकों में बदलाव था। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में व्यापार के क्षेत्र में जो बड़े और दूरगामी बदलाव आए उन्हें ही सामूहिक रूप से व्यापारिक क्रांति कमर्शियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। आइए इसे बिल्कुल स्पष्ट बिंदुओं में समझते हैं। 1. व्यापारिक क्रांति क्या थी? What changed? मध्यकाल में व्यापार केवल आसपास के गांवों या शहरों स्थानीय बाजार तक सीमित था। लोग वस्तु विनिमय एक चीज के बदले दूसरी चीज देना करते थे। लेकिन व्यापारिक क्रांति ने इस पूरी व्यवस्था को पलट दिया। मध्यकालीन व्यापार पुराना, व्यापारिक क्रांति के बाद नया व्यापार केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता था। व्यापार वैश्विक ग्लोबल हो गया, एशिया अफ्रीका अमेरिका तक। लेन देन वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पर आधारित था। लेन देन मुद्रा सोने चांदी के सिक्कों और कागजी पत्रों से होने लगा। व्यापार छोटे व्यापारियों द्वारा अकेले किया जाता था। व्यापार बड़ी बड़ी कंपनियों जॉइंट स्टॉक द्वारा किया जाने लगा। उद्देश्य केवल जरूरतें पूरी करना था। मुख्य उद्देश्य अधिकतम मुनाफा कमाना और धन इकट्ठा करना हो गया। 2. इस क्रांति के उदय के कारण कॉजेज व्यापार का यह रूप रातों रात नहीं बदला। इसके पीछे कई बड़ी घटनाएं जिम्मेदार थी। भौगोलिक खोजें।
जब तुर्कों ने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो यूरोपियों को एशिया जाने के नए समुद्री रास्ते खोजने पड़े। कोलंबस अमेरिका और वास्को डी गामा भारत की खोजों ने व्यापार के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। पुनर्जागरण और विज्ञान। पुनर्जागरण ने नए वैज्ञानिक उपकरणों को जन्म दिया। कुतुबनुमा कंपास और बेहतर नक्शों की मदद से नाविक गहरे और अनजान समुद्रों में जाने की हिम्मत कर सके। मुद्रा अर्थव्यवस्था का उदय। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, चीजों के बदले चीजें देना मुश्किल हो गया। इसलिए बाजार में मानक सिक्कों स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स का चलन शुरू हुआ, जिससे व्यापार करना आसान और तेज हो गया। 3. व्यापारिक क्रांति की प्रमुख विशेषताएं की फीचर्स। इस दौरान अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे नए सिस्टम बने जो आज भी दुनिया चला रहे हैं। बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सिस्टम का विकास। इटली से आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई। व्यापारियों को अब भारी सोना चांदी साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। बैंकों ने हुंडी या विनिमय पत्र बिल्स ऑफ एक्सचेंज जारी किए, जो आज के चेक या ड्राफ्ट की तरह थे। जॉइंट स्टॉक कंपनियां जॉइंट स्टॉक कंपनीज। दूर देशों में समुद्री व्यापार करना बहुत महंगा और जोखिम भरा था, जहाज डूबने या लुटने का डर। इसलिए कई व्यापारियों ने मिलकर पैसा लगाया और कंपनियां बनाई। अगर नुकसान हुआ तो सबका थोड़ा थोड़ा होगा और फायदा हुआ तो सब बांट लेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वाणिज्यवाद मर्केंटिलिज्म यह एक नई सरकारी नीति थी। हर देश यह मानने लगा कि देश की ताकत उसके खजाने में रखे सोने और चांदी से तय होती है। इसलिए उन्होंने नियम बनाया, निर्यात एक्सपोर्ट ज्यादा करो और आयात इंपोर्ट कम करो, ताकि दूसरे देशों का सोना हमारे पास आए। 4. क्रांति का प्रभाव और परिणाम इम्पैक्ट। इस क्रांति ने दुनिया की शक्ल बदल कर रख दी। मध्यम वर्ग का उदय राइज ऑफ मिडिल क्लास। सामंतों जमींदारों की ताकत कम हो गई और व्यापारियों बैंकरों और उद्योगपतियों का एक नया और ताकतवर वर्ग पैदा हुआ। इसी वर्ग ने आगे चलकर फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों में अहम भूमिका निभाई। उपनिवेशवाद की शुरुआत कलोनियलिज्म। कच्चे माल की तलाश और अपना तैयार माल बेचने के लिए यूरोपीय देशों ने एशिया अफ्रीका और अमेरिका के गरीब देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जैसे भारत पर अंग्रेजों का राज। औद्योगिक क्रांति की नींव। व्यापार से यूरोपीय देशों के पास अपार पैसा पूंजी इकट्ठा हो गया। इसी पैसे का इस्तेमाल बाद में फैक्ट्रियां लगाने और मशीनें बनाने में हुआ। निष्कर्ष। व्यापारिक क्रांति ने यूरोप को मध्यकाल के अंधेरे से निकालकर आधुनिक पूंजीवाद कैपिटलिज्म के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। इसने दुनिया को एक ग्लोबल मार्केट बना दिया। सुरेंद्र